Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to do a very interesting topic about flora and fauna. So what are the meanings of these words, that is flora and fauna? So in short, flora का मतलब होता है everything that is related to flowers and plants, and fauna का मतलब होता है things which are related to animals. So flora and fauna जो है वो Latin word है. We will get to know about all these things. Before that, flora and fauna जो topic है आपका वो standard 8 के NCERT books में है और चैप्टर का नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर आने वाला एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है फ्लोरा एंड फौना. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ फ्लोरा. क्या होता है फ्लोरा का मीनिंग? सो द टर्म फ्लोरा इन लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड में या लैटिन मीनिंग में फ्लोरा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर, गॉडेस ऑफ द फ्लावर. Flora is a collective term for a group of plant life found in a particular region. Flora का मतलब होता है, फ्लोरा किसी भी एक कलेक्टिव टर्म में, जैसे हम लोग अगर किसी भी बॉयज़ और गर्ल्स का कलेक्टिव टर्म बोलें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, 10, 20, 30, 50 जितना भी आप चाहो उन सभी को ऐड ऑन कर सकते हो. वो है एक कलेक्टिव टर्म. ठीक है, तो कलेक्टिव टर्म जो है जितने भी प्लांट लाइफ हैं किसी पर्टिकुलर रीजन का. ठीक है, सपोज हम अगर डेजर्ट्स का बात करें तो डेजर्ट्स में आपका अकेशिया आ गया, कैक्टस आ गया, ये सारे जो हैं पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हैं. किसी एक रीजन में इस तरह का प्लांट्स मिलता है डेजर्ट रीजन में, तो वहाँ के रीजन में जिस भी तरह के प्लांट्स मिलते हैं उन सब को कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग बोलते हैं उस रीजन का फ्लोरा है ये. जैसे डेजर्ट का फ्लोरा क्या है, तो अकेशिया और कैक्टस. द होल पार्ट किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेम. जितने भी प्लांट किंगडम हैं उन सबको इसी नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोरा नेम से. फ्लोरा इज क्लासिफाइड एंड डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स. फ्लोरा को क्लासीफाई और डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है बहुत सारे फैक्टर्स में. ठीक है, जिसमें से बेस्ट फैक्टर जो है वो ये है कि वो किस रीजन में पाए जाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं या वो किस जगह पे उगते हैं. सम ग्रो इन डेजर्ट रीजन्स और इन वाटर, सम आर फाउंड इन हिली एरियाज वाइल सम आर एंडेमिक टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन. सो जितने भी फ्लोरा हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं. सभी का हर किसी कंडीशन में हर किसी फ्लावर या हर किसी प्लांट का हो पाना, कंटिन्यू कर पाना अपना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है. जैसे अगर आप कैक्टस को रोज़ पानी दोगे या अगर एक कैक्टस को उठा के आप सोचोगे डेसिडस फॉरेस्ट में लगा दें या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में लगा दें तो वो रहेगा ही नहीं, वो मर जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, कैक्टस का स्टोरी ही फिनिश हो जाएगा. तो इसीलिए फ्लोरा को बहुत सारे तरीक़ों से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट द बेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट इस तरह से कि वो किस जगह पे पाया जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी का अपना अपना रीजन है. कुछ हैं जो वाटर में होते हैं जैसे लोटस एनॉल है, कुछ होते हैं जो डेजर्ट रीजन में होते हैं, कुछ होते हैं जिनको पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन चाहिए होता है. पोलर रीजन चाहिए तो पोलर में ही होंगे वो. हिमालय पर्वत का मिट्टी चाहिए तो वो वहीं पे ही होंगे, आपके घर वाले पॉट में वो नहीं होंगे. डाउन इज़ अ पिक्चर शोइंग यू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्लोरा ओवर हियर, जो कि हम लोगों को अपने आसपास भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ हैं जो कि बिल्कुल हमने शायद कभी ना देखा हो. जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, द कर्सर वेयर इट इज़ मूविंग, ये वाला मैंने तो अपने आसपास कभी नहीं देखा. ठीक है, बट मैरी गोल्ड, सनफ्लावर, ट्यूलिप, ये सारी चीज़ें हमने अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखी हैं. According to the place which they grow, they have adaptations also. Of course, कोई भी चीज़, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जिस जगह पे वो ग्रो करते हैं उसी जगह को वो अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है, नॉर्मल गर्मी, नॉर्मल ठंडा एंड ऑल, ठीक है, लेकिन अगर आपको सडनली से उठा के पोलर रीजन में भेज दिया जाए तो आप वहाँ पे नहीं रह पाओगे, आप नहीं एग्जिस्ट कर पाओगे, या फिर आपको वहाँ का टेम्परेचर को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा.
जैसे अगर कश्मीर के लोग दिल्ली में आके रहेंगे तो उनको बहुत सफोकेशन फील होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ठंडा है, बहुत पॉल्यूशन फ्री है, इतने सारे ट्रीज़ हैं, वादियाँ हैं, लेक्स हैं एंड ऑल। हालांकि दिल्ली में वो चीज़ देखना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो एकदम फ्रेश एयर से निकाल के आप पोल्यूटेड एयर में किसी को ले आओगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि उनको उस जगह में या तो वो अनकंफर्टेबल होंगे या तो उस जगह में ढलने में उनको पूरा टाइम लगेगा। अडेप्टेशंस होते हैं, हर किसी के होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट्स आर नेचुरली सीन इन डेजर्ट्स। कैक्टस को आप डेजर्ट्स में ही देख सकते हो, ठीक है। अब दे हैव अडेप्टेशंस लाइक मॉडिफाइड लीव्स और प्रिकल्स टू प्रिजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो इनमें जो है डेजर्ट्स में जो कैक्टस होते हैं इनका क्या अडेप्टेशंस है कि इनके पास मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कैक्टस के लीव्स कैसे होते हैं, ऐसे करके होते हैं, कुछ बड़े बड़े से ब्रॉड ब्रॉड, और उसमें कांटे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। तो मॉडिफाइड लीव्स है, कांटे हैं, वो प्रिजर्व कुछ ऐसी प्रिकल्स हैं जो कि पानी को प्रिजर्व करके रखती है, जमा करके रखती है अपने पास। कैक्टस को पानी नहीं चाहिए होता है पर फिर भी उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और प्रीडेटर से खुद को बचा सके, प्रीडेटर से खुद को बचा सके मतलब कोई भी आकर उसे खा पी ना जाए, इसलिए उसमें कांटे लगे हुए होते हैं, कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फौना। ये तो था हमारा फ्लोरा से रिलेटेड सारे जितने भी प्लांट्स एंड ऑल हैं उनके लाइफ से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू एनिमल से रिलेटेड थिंग्स। फौना रिप्रेजेंट्स द एनिमल लाइफ इंडिजिनस टू अ रीजन। फौना जो है वो ऐसा वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है, जो कि किसी भी रीजन के पर्टिकुलर एनिमल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देर आर मेनी एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हुए हैं कि ये जो वर्ड है फौना ये कहाँ से आया। जैसे फ्लोरा के बारे में हमने लैटिन में पढ़ा, वैसे ही फौना वर्ड कहाँ से आया इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिबेट्स और एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। लेकिन एज पर रोमन माइथोलॉजी फौना और फौनस इज़ द नेम ऑफ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लेकिन रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा इंडियन माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो श्रद्धा और विश्वास से रिलेटेड हो बेसिकली। सो रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फौना या फिर फौनस, इन दो वर्ड का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अनदर सोर्स ऑफ फॉन्स विच मीन्स फॉरेस्ट स्पिरिट्स। और इसी का अनदर टर्म अगर हम लोग देखें तो फौना एग्जैक्ट तो नहीं पर फॉन्स का मतलब होता है फॉरेस्ट का स्पिरिट, जान, सोल, ठीक है। स्पिरिट का अगर हम लोग थोड़ा सा ऑलमोस्ट भूतिया वाला चीज़ में आए तो इसका मतलब आत्मा से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ दिख रहे हैं आपको। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, आई गेस ये भी बर्ड है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, and these are some animals. So animals, birds all together create the word fauna. Animal kingdom comprises a variety of animal life forms. Animal kingdom जो है उसमें बहुत सारे variety of life forms होते हैं. Hence the classification of fauna is much more complex than the floral division. और इसीलिए fauna का जो classification करना है वो floral division से कई ज़्यादा complex है. ऑफकोर्स हम लोग ह्यूमन्स और प्लांट्स में भी पढ़ते हैं ना, या एनिमल्स और प्लांट्स में भी जितनी भी चीज़ें देखते हैं, प्लांट का स्टडी करना कंपेरेटिवली टू एनिमल्स बहुत इजी होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, फौना के बारे में पढ़ना फ्लोरा से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देयरफॉर फॉर ईज ऑफ क्लासिफिकेशन बर्ड्स आर कैटेगराइज्ड अंडर नेम एविफौना, और इनको फौना को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनको पढ़ने में इजी हो जाए। जैसे बर्ड्स जितने भी हैं उनको हम लोग कहते हैं एविफौना, फिशेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ है उसे कहते हैं पिसीफौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एनिमल किंगडम हो, ये सभी जो हैं वो आते हैं माइक्रोफौना में। और जितने भी अनडिस्कवर्ड एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम लोग कभी न सुने हैं न जाने हैं, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी अबाउट एनिमल्स, बहुत सारे। मतलब हमने तो अभी मुझे लगता है जितना मैंने अपनी एज तक में भी जितना भी देखा है वो तो 2% ऑफ द टोटल वैरायटी भी नहीं है पूरे वर्ल्ड का।
अगर आप कभी जोग्राफी चैनल्स एंड ऑल देखना पसंद करते हो, मैन वर्सेस वाइल्ड देखना पसंद करते हो, नेशनल जोग्राफी देखना पसंद करते हो, तो उसमें आपको दिखेगा कि वहाँ पे इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, जिसके बारे में हम लोग ना कभी देखे हैं ना सुने हैं। तो जितने भी अनडिस्कवर्ड एनिमल्स हैं उन सबको डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है, डिफरेंट टॉपिक के अंदर क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ नोन एज क्रिप्टोफोना। सो बेसिकली 4-5 पार्ट्स हैं, एविफोना, पिसीफोना, माइक्रोफोना एंड क्रिप्टोफोना। तो एनिमल्स जिनके बारे में पता है, जिनके बारे में नहीं पता है, उन सभी को एक पर्टिकुलर क्लासिफाइड एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। The earth is beautiful because of all these life forms, of course. जिस हमारा जो अर्थ है, इट लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, और इनके ब्यूटीफुल होने के पीछे यही रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारे विविड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं। अदर लाइफ फॉर्म्स डिपेंड ऑन देम फॉर वेरियस रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइट देम। हमारा जो लाइफ फॉर्म्स हैं, हमारा क्या जितने भी हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन बींग्स हों, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी के सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, या तो एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं या तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज दस नेसेसरी फॉर फ्यूचर सर्वाइवल, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और ह्यूमन बींग्स तो दोनों पे ही डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। तो इसीलिए हमारे अच्छे के लिए या उनके अच्छे के लिए, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो हम दोनों हम सब जितने भी एक दूसरे से रिलेटेड लोग हैं, हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फ्लोरा और फौना को कंजर्व करके रखें। Biosphere reserves, national parks, zoos and sanctuaries are a few instances of the measures taken by the government for conservation of flora and fauna. तो जितने भी हमने आगे टॉपिक्स पढ़ी हैं पहले, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया है हमारे चैनल में। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, नेशनल पार्क हो, जू और सेंचुरीज़ हो, ये सभी जितने भी मेजर्स, जितने भी आइडियाज़ और जितने भी एक्शंस लिए गए हैं थ्रू गवर्नमेंट और थ्रू नॉर्मल पीपल टू सेव फ्लोरा एंड फौना, वो सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। बिना मतलब का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इन चीज़ों में। ऑफ कोर्स हमें इसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है, हमें इकोनॉमिक फ़ायदा दिख रहा है, हमें अपने कंट्री की, अपने स्टेट की, अपने पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी, इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों को, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, जू, इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया है। Another example is the Tiger Project launched by the government of India with the goal of saving the tigers in the country from extinction. इसका एक एग्जाम्पल फौना से रिलेटेड है, फ्लोरा से तो नहीं, फौना से रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि ये टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर जो है वो फौना के अंदर आता है, ऑफकोर्स एनिमल है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो हमारा जो कंट्री है उसमें टाइगर्स का काउंटिंग बहुत कम हो गया था, बहुत कम। ऐसा हो गया था कि हो सकता है शायद फ्यूचर में चल के हमें टाइगर्स देखने को ही नहीं मिलते, एक्सटिंक्ट हो जाते बिल्कुल। तो उनको सेव करने के लिए, बचा के रखने के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी टाइगर देखने को मिले, जैसे हमें आज डायनासोर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह लोगों को टाइगर भी ना देखने को मिले, इसलिए उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया है टाइगर प्रोजेक्ट। ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना? हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है अपने अबव टॉपिक्स में, जो कि हमें बताती है कि हमारे लिए फ्लोरा एंड फौना कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो हम लोग जान लें, तो सबसे पहला है मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑफकोर्स क्योंकि हम लोग वर्ल्ड में जब हाँ रह रहे हैं, हमारा जो अर्थ है वहाँ पे हर चीज़ की अपनी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हर किसी का होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लोरा और फौना का ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें प्लांट्स भी चाहिए, हमें एनिमल्स भी चाहिए।
The flora liberates oxygen that is consumed by the fauna for respiratory activities. प्लांट से निकलने वाली जितनी भी ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे हम लोग टर्म बार बार फ्लोरा और फौना यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को लेकर हैबिचुअल हो जाओ। तो फ्लोरा जो है वो ऑक्सीजन लिबरेट करती है, देती है हमें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ के लिए, सांस लेने के लिए। Fauna in turn liberates carbon dioxide consumed by the flora for photosynthesis. और in return ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ही हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम लोग भी तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं ना। तो जिसको जो ज़रूरत है उसको वो मिल जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग नहीं होंगे तो प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको CO2 नहीं मिलेगा, और हम लोग नहीं, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो फ्लोरा और फौना दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फ्लोरा एंड फौना ह्यूजली बेनिफिट मैनकाइंड थ्रू इट्स मेडिसिनल एंड फूड ऑफरिंग्स। जितने भी फ्लोरा एंड फौना हैं ह्यूमन को, मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं अपने मेडिसिनल इफेक्ट्स और फूड ऑफरिंग्स से। ऑफकोर्स हम लोगों को खाने पीने के लिए, जो लोग अगर मरीन फूड खाना पसंद करते हैं, क्रैब्स, ऑयस्टर्स और ऑस्ट्रिच वगैरह खाना पसंद करते हैं, लोग एग्स खाना पसंद करते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग फौना पर डिपेंडेंट हैं। और अगर आप हर्बीवोर हो, वेजिटेरियन हो, तो आप फ्लोरा पर डिपेंडेंट हो। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। एनिमल्स मेंटेन द इक्विलिब्रियम by predating on different plants and animals to balance their population on earth। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करके रखने के लिए अपना जो खाना है वो दूसरों के थ्रू करते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे वर्ल्ड में तो भी प्रॉब्लम है, तो उनको खाने के लिए जिराफ है, डियर है, एलिफेंट है, ठीक है। अब अगर जिराफ, डियर और एलिफेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए लायन, टाइगर है। तो सभी चीज़ एकदम इक्वली चले, इन सभी के लिए अच्छे से, बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है किसी ने, जिसने भी बनाया है ये अर्थ, गॉड ने बनाया हो, नेचुरली एग्जिस्ट किया हो, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली, बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे अर्थ को डिज़ाइन किया गया है। एनिमल ड्रॉपिंग्स आर अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑफकोर्स जितने भी एनिमल ड्रॉपिंग्स हैं वो सभी जो हैं बहुत अच्छे सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं। द डेड एनिमल डीके एक्ट एज अ सप्लीमेंट मिनरल्स फॉर अदर एनिमल्स। जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं वो सब सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए। अगर आपने कभी देखा हो तो जितने भी कॉकरोच वगैरह, मतलब मैं बहुत मिनिमल वाला एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर कहीं कॉकरोच वगैरह मर जाता है या कोई छिपकली मर जाती है तो उस पर बहुत सारे चींटियाँ लग जाती है। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि वो उनके लिए एक सप्लीमेंट का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो डेड हो गया है, मर गया है, उसके बाद भी किसी के लिए खाने का ऑप्शन बना हुआ है। द नेक्स्ट इज एस्थेटिक वैल्यू। The flora and fauna spread across the earth contribute to the aesthetic value of the earth. People visit several biosphere reserves, national parks and zoos, forests, botanical gardens, etc. to enjoy the beauty of landmarks. This explains the significance of flora and fauna in our day-to-day lives. So aesthetic value, जितने भी flora and fauna हैं पूरे अर्थ में, हमने इतने सारे रिजर्व्स बनाए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, ज़ू बनाए हैं, लोग छुट्टियों में वहाँ जाना अच्छा प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है ये सारी जगह। क्यों है? क्योंकि इनसे हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो तो कंजर्व हो ही रहा है, साथ ही साथ ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तीसरा, किसी भी जगह को बहुत अच्छा सा इकोनॉमिकल हेल्प मिल सकता है। सपोज़ जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ तो उड़ीसा स्टेट में नंदन कानन करके एक प्लेस है जो कि एक ज़ू या फिर नेशनल रिजर्व आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तब का सब घूमने जा रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं, तो उसका चार्जेस लगता है। आप किसी भी ज़ू में जाओ, आपको एंट्री फीस वगैरह एंड ऑल कुछ भी मिनिमल सी होती है, पर होती है, ठीक है। तो उन जगहों पे जब आप जा रहे हो तो वो जो पैसा वो जमा कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो मेंटेनेंस के लिए है ना, उस जगह को मेंटेन करने के लिए, एनिमल्स को खाना देने के लिए भी तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है
बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट करती है कि हम लोग या एनिमल्स हम पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं और उनका हमारे लाइफ में किस तरह का वैल्यू, किस तरह का एग्जिस्टेंस है। द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ लोकल इकोनॉमीज। फ्लोरा एंड फौना कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमीज थ्रू टूरिज्म। जैसा मैंने अभी कहा, टूरिस्ट आते हैं तो हमें अच्छी खासी कमाई होती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू मनी एंड ऑल। The flora and fauna of Amazon forest attract tourists and scientists which contribute to the national economy. Especially Amazon forest जो है, फॉरेस्ट सभी तरह के फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि ये जो है बहुत बहुत ह्यूज फॉरेस्ट है। इसका टोटल जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई है हमारे अर्थ पे या सिर्फ इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो उसका 50% अमेजोन फॉरेस्ट से आता है। और यहाँ पे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना का वैरायटीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये लोकल लोगों को, साथ ही साथ टूरिस्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब अगर टूरिस्ट आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, अपना रिसर्च करेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो ऑफकोर्स उन चीज़ों में हमें इकोनॉमी में बेनिफिट होती है और हमारे लोकल लोगों को बेनिफिट होगी। तो ऑफकोर्स वो लोग टैक्स वगैरह पे करेंगे और टैक्स पे करेंगे तो नेशनल इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। तो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स का टेक केयर करना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, नेचुरली भी, इकोनॉमिकली भी और शायद फिजिकली भी, क्योंकि आप प्लांट्स वगैरह का हेल्प कर रहे हो तो प्लांट्स भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना। क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। Okay, thank you so much for watching the video. If you liked it, please subscribe to our channel for the further notifications of our videos. Thank you.